सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड ज्योग्राफी का लेक्चर 2 जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जनरल ज्योग्राफी का टॉपिक जो है हम स्टार्ट करेंगे एंड यूनिवर्स जो है वो आज का टॉपिक रहने वाला है। आपकी फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो भी है विद स्पेशल फोकस ऑन जे एंड के। अल्टरनेटिव लेक्चर में हम एक जनरल ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ेंगे और एक जो है वो आपका फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर पढ़ते रहेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज जो है वो आपको इसके नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कल मिल जाएगी। उसमें आपको यूनिवर्स के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो आपको उसमें मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा कोऑपरेटिव पोर्शन जिसे भी पढ़ना होगा, कोऑपरेटिव पोर्शन जो हमने कंप्लीट पढ़ाकर जो है प्लेलिस्ट चैनल पर आपको अवेलेबल मिलेगी। तो जिसको कोऑपरेटिव पोर्शन पढ़ना है वो कोऑपरेटिव पोर्शन प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स। देखिए यूनिवर्स क्या है कि यूनिवर्स जो है एक वास्ट स्पेस है जो कि हमारे इर्द गिर्द है, हमारे अर्थ के इर्द गिर्द है, और हर प्लेनेट जो है उसके इर्द गिर्द जो स्पेस आता है आपको वो कंस्टिट्यूट करता है हमारा यूनिवर्स, ठीक है। इसमें आपको अगर देखोगे तो मोस्टली एम्प्टी स्पेस ही देखने को मिलेगा। और इस एम्प्टी स्पेस में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि स्टार्स जो हैं वो आपको यहाँ पर इसके बीच दिखाई देने को मिलेंगे, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, हमारी खुद की अर्थ जो है, बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, एस्टेरॉइड्स हों, मीटेराइट्स हों, ये सारे जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और इसमें आपको बिलियंस ऑफ स्टार्स जो हैं वो भी दिखते हैं जो कि जुड़कर गैलेक्सीज बनाते हैं। गैलेक्सीज क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें यूनिवर्स बना कैसा है, तो यूनिवर्स की ओरिजिन को लेकर काफ़ी सारी थ्योरीज जो हैं वो अलग अलग टाइम पर दी गई हैं अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। लेकिन जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर वो है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर, और इस थ्योरी को दिया है जॉर्ज लेमाइटर ने। जॉर्ज लेमाइटर के द्वारा जो है बिग बैंग थ्योरी जो है ये दी गई है, ये चीज़ याद रखिएगा। और क्या था ये बिग बैंग थ्योरी, क्या थी इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम देखते हैं। अलग अलग स्टेजेस जो हैं इस थ्योरी में, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। देखिए सबसे पहले तो बिग बैंग थ्योरी जो है इसे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस थ्योरी को एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या कहते हैं कि सारा मैटर जो है, जितना भी आज आपको यूनिवर्स देखने को मिलता है, वो एक टाइम में एक टाइनी बॉल की तरह था। यानी कि सारा यूनिवर्स जो था वो एक छोटे से बॉल की तरह होता था, जिसे नेब्यूला के नाम से जाना जाता था। और ये सारा कुछ जो है वो उस एक बॉल के अंदर ही होता था। इस बॉल की अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो अनइमेजिनली स्मॉल वॉल्यूम, यानी काफ़ी छोटा जो है वो देखने को मिलता था। इसका टेम्परेचर जो था वो इतना था, इन्फिनाइट टेम्परेचर, जिसको माप पाना जो था वो मुश्किल था। और इसकी डेंसिटी जो थी वो भी इन्फिनाइट डेंसिटी। बिग बैंग के टाइम क्या होता है, बिग बैंग के टाइम जो कि माना जाता है कि आज से 13.7 बिलियंस ईयर अगो जो है ये बिग बैंग होता है। बिग बैंग मीन्स एक एक्सप्लोजन होता है इस नेबुला के अंदर। और इस एक्सप्लोजन की प्रेशर की वजह से जो है ये नेबुला जो है ये फूट जाता है, और इसके जो अलग अलग पीसीज होते हैं ये यूनिवर्स के दूर दूर कोने में जाकर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। और आज भी अगर आप देखो, ये कहते हैं कि एक्सपेंशन जो है, यानी इस प्रेशर की वजह से जो दूर जाने जो जब ये फूटता है नेब्यूला, और इसके अलग अलग पोर्शन जो है, अलग अलग पीसीज जो हैं वो दूर जाने शुरू हो जाते हैं प्रेशर की वजह से, वो चीज़ आज भी देखने को मिलती है। इसीलिए इसे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। और फिर क्या होता है कि जैसे जैसे ये पार्टिकल जो हैं ये दूर दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो एनर्जी जो होती है इनके अंदर वो इन मैटर को, इस एनर्जी जो होती है उसकी वजह से ये मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये मैटर जो है जैसे जैसे ठंडा पड़ता जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाता है, मैटर जो है ये एक्यूमुलेट होते हैं, और आपको एटम देखने को मिलता है। सबसे पहला एटम जो है वो आपको देखने को मिलता है। और एटम्स जो हैं इनसे जुड़कर जो है देन आगे अलग अलग प्लैनेट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब ये अलग अलग दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे से, फिर टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलता है कि टेम्परेचर जो था यूनिवर्स का, जो कि पहले इन्फिनाइट टेम्परेचर था, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर था, वो धीरे धीरे ड्रॉप डाउन होना शुरू होता है। लगभग 4500 केल्विन तक जो है वो टेम्परेचर पहुंचता है। एंड उसके बाद जो है यूनिवर्स जो है वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, ठीक है। पहले यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट नहीं होता था। एंड जब टेम्परेचर डाउन शुरू हो जाता है, उसके बाद जो है यूनिवर्स आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देना शुरू हो जाता है। देखिए इसके अलावा जो है बिग बैंग थ्योरी जो है ये सबसे एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी तो है ही। इसके अलावा जो है कुछ और भी थ्योरीज जो हैं यूनिवर्स के ओरिजिन को देकर लेकर जो हैं वो पेश की गई है अलग अलग टाइम पर। हालांकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको एक छोटा ओवरव्यू देना जो है वो ज़रूरी है। देखिए नेब्यूलर हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो
बिग बैंग थ्योरी की तरह ही इनका भी कहना था कि नेब्यूला जो था, पहले अर्थ जो था वो एक ही स्मॉल पीसेस में था, नेब्यूला होता था, एंड उसके ही अलग अलग पीसेस से जो हैं अलग अलग चीज़ें जो हैं, यानी अलग अलग प्लैनेट्स, सन एंड स्टार्स वगैरह जो हैं वो बने हैं। इस हाइपोथेसिस को जो है इमैनुअल कांत ने दिया था, इस हाइपोथेसिस को ज़रूर इमैनुअल कांत ने दिया था, लेकिन नेब्यूला टर्म जो है वो इमैनुअल कांत के ने नहीं दी थी। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा। नेबुला टर्म किसने दी थी, इसके बारे में अभी तक डाउट ही है, इसके बारे में क्लियरिटी जो है वो किसी को नहीं है। तो आप याद रखिएगा, नेबुला टर्म जो है वो एटलीस्ट नहीं दी है, इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस जो है उसको ज़रूर दिया है। और इसी नेबुलर हाइपोथेसिस को बाद में जो है रिवाइज किया जाता है लैपलैश के थ्रू। ठीक है। उसके बाद इसके अलावा दूसरी थ्योरी जो है वो है स्टेडी स्टेट थ्योरी है। स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है वो हमारे हॉयले ने दी है। हॉयले नाम था, उन्होंने जो है वो इसकी ये स्टेडी स्टेट थ्योरी दी है। और इनका कहना था कि यूनिवर्स जो है उसको आप जहाँ से भी देखिए और जब भी देखिए वो एक ही जैसा दिखाई देता है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स जो है यहाँ पर उसकी डेंसिटी कम होगी या उसका टेम्परेचर कम होगा। उनका ये कहना था कि आप किसी भी टाइम पॉइंट में जाकर देखिए या फिर किसी भी कोने में जाकर यूनिवर्स को देखिए, वो एक ही जैसा दिखाई देगा आपको। इसकी ना ही कोई बिगिनिंग है, ना कि कोई एंड है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स को अगर आप कह सकते हो कि यहाँ से ये स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ भी देखोगे आपको यूनिवर्स वैसे का वैसा ही दिखेगा जैसा आपको दूसरी जगह से दिखाई दे रहा है। इसे हम कहते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो कि हॉयले ने दी थी। उसके अलावा पल्सेटिंग थ्योरी जो है ये भी दी है। पल्सेटिंग थ्योरी जो है ये एलन के द्वारा दी गई है, याद रखिएगा। और इनके द्वारा कहना था कि पल्सेटिंग थ्योरी जो है वो पल्स नाम से आई है। पल्स जैसे हमारी ब्लड जो है विसल, इसके अंदर पल्स जो हमारी चलती रहती है, जैसे डिप 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 आवाज़ आपको आनी शुरू हो जाती है अल्टरनेटिव वेज में। इसी तरह इनका भी कहना था कि यूनिवर्स जो है वो पल्सेटिंग नेचर का है, यानी ऐसा है कि यूनिवर्स एक टाइम में एक्सपैंड करता है और एक टाइम में फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये कुछ कुछ सालों के अंदर की बात नहीं, ये बिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं तब जाकर एक इसका इवेंट जो है वो ख़त्म होता है। और इनका कहना था कि मौजूदा हालात में जो है अभी फ़िलहाल एक्सपेंशन वाला फेज़ जो है वो चल रहा है यूनिवर्स का। और इनका कहना है कि आने वाले टाइम में कुछ बिलियन साल्स के बाद जो है फिर कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज़ इसका फिर से आएगा और फिर जो है यूनिवर्स फिर से आपको कॉन्ट्रैक्ट होनी दिखाई देगी। ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस जो था वो पल्सेटिंग हाइपोथेसिस वो एलन का दिया गया है। ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा, नाम ज़रूरी है याद रखना। ठीक है। उसके बाद अगर आप चलोगे तो यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इन यूनिवर्स की, यूनिवर्स जो है वो अब इतना दूर दूर तक फैला है, अब उसे हम सेंटीमीटर्स या मीटर्स या किलोमीटर में भी नहीं नाप सकते। इस डिस्टेंस को नापने के लिए हमें काफ़ी जो है लंबी मेजरिंग यूनिट्स जो थी उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी पड़ गया था। और उसकी वजह से नई नई यूनिट्स जो हैं उनका इजाद हुआ। और अर्थ के अंदर, सॉरी यूनिवर्स के अंदर डिस्टेंस नापने के लिए कौन सी यूनिट्स जो हैं, तीन मेन यूनिट्स हैं। आपको पता है लाइट ईयर का इस्तेमाल होता है, देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल होता है, एंड पार्सेक का इस्तेमाल होता है। इन तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, देखिए लाइट ईयर जो है, यहाँ पर अगर आप देखोगे लाइट ईयर क्या है, तो लाइट ईयर है इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन एन ईयर। ठीक है। यानी एक साल में अगर आप लाइट, यहाँ सूरज से लाइट अगर निकल रही है या कहाँ किसी भी सोर्स के थ्रू अगर आप लाइट जो है वो निकालते हैं, वो एक साल में कितना डिस्टेंस जो है ट्रैवल करती है, उसे हम 1 लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। और मेजरिंग डिस्टेंस ये है कि एक साल में लाइट जो है वो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स जो है, इतना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेती है। ठीक है। इसको अगर आप देखोगे तो एग्ज़ाम्स में आपको दिखाई देता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है। इसको भी अगर आप देख सकते हो, ऐसे भी आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो जो भी यूनिट आपको देखने को मिले आप वहाँ पर ये यूनिट कर सकते हैं। ठीक है। देखिए अर्थ से या सन से जो भी लाइट निकली है, यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हो, तो इसने एक साल में जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसे हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इस फिगर के मुताबिक ही होगा, ये तो हाइपोथेटिकल है एक। तो लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। और वैल्यू जो है इसकी प्लीज़ याद रखिएगा, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, या फिर जैसा मैंने बताया 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है। तो ये यूनिट भी आप याद रख सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में भी हम जो है यूनिवर्स में डिस्टेंस जो है वो नापते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में डिस्टेंस हम किसके बीच नापते हैं, जब हमें सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस नापना हो। ये देखिए यहाँ पर आपको अर्थ दिखाई देगी, या आपको सन दिखाई देगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको अगर नापना होता है तो हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है उस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी है बेटा, याद रखिएगा, इसकी वैल्यू जो है वो रहती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू जो है वो याद रखिएगा 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, ये रहती है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू। थर्ड जो है हमारी मेजरिंग यूनिट वो आती है हमारी पार्सेक। ठीक है, पार्सेक जो है, अब अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल अलग जगह पे होता है। पार्सेक का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, देखिए जब भी हमें अर्थ के बीच में और सन के बीच में और किसी तीसरा कोई स्टार है, सन के अलावा जो तीसरा स्टार है यूनिवर्स में, इनके बीच में एक एंगल के थ्रू अगर डिस्टेंस नापना होगा तो वो एंगल के थ्रू, यानी अर्थ, सन और कोई दूसरा स्टार जो है, इनके बीच में जो एंगल करके जो डिस्टेंस आएगा उसे हम पार्सेक कहेंगे। ठीक है, उसको नापने के लिए पार्सेक यूनिट का इस्तेमाल होगा। सिंपल अगर हमें अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस नापना तो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अर्थ, सन और तीसरे किसी स्टार के बीच का अगर एंगल करके डिस्टेंस नापना होगा तो उसे हम पार्सेक में नापेंगे। ठीक है, तो पार्सेक की वैल्यू कितनी रहती है, एक पार्सेक की वैल्यू जो है बेटा वो याद रखिएगा 3.26 लाइट ईयर्स जो है वो उसकी वैल्यू के बराबर रहती है। ठीक है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये यूनिट्स थी मेजरिंग, सॉरी, डिस्टेंस को नापने के लिए यूनिट थी जो कि हम इस्तेमाल करते हैं आपके यूनिवर्स के बीच में डिस्टेंस को नापने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप आएंगे तो गैलेक्सीज जो हैं, ये एक टर्म आपको दिखाई देगी कि गैलेक्सीज जो हैं यूनिवर्स में होती हैं। गैलेक्सीज क्या हैं कि गैलेक्सीज इज अ सिस्टम ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार हेल्ड टुगेदर बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन गैस एंड डस्ट। क्या हैं ये, गैस और डस्ट जो हैं इन्हीं का कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि स्टार बनाते हैं। एंड मोस्टली कौन सी गैस आपको देखने को मिलती है, वो आपको हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। और हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्यूज होकर हीलियम बनाती है, एंड उसकी वजह से जो है इनको जितने भी स्टार्स हैं इनको चमक मिलती है इनकी। ठीक है, हीलियम जो है कोर, इनके कोर में हीलियम होता है, और हीलियम जो है बर्न होता रहता है, उसकी वजह से इनके अंदर से रोशनी जो है वो निकलती रहती है। ठीक है, और इनको इस डस्ट और गैस को जोड़कर कौन रखता है एक स्टार की फॉर्म में, वो है इनके अंदर की ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और अगर आप गैलेक्सीज को देखोगे यूनिवर्स में तो 3 तरह की गैलेक्सीज जो है मेन आपको दिखाई देंगी। वैसे तो 6-7 तरह की गैलेक्सीज होती हैं, लेकिन मेन अगर आप देखोगे तो 3 तरह की गैलेक्सीज जो है वो आपको पूरे यूनिवर्स में दिखाई जाएंगी। देखिए, एक तो होती है स्पाइरल। देखिए, स्पाइरल गैलेक्सीज जो होगी, स्पाइरल गैलेक्सी आपकी, जैसे आपकी डिस्क शेप की गैलेक्सी होती हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे अलग अलग डिस्क जो होती है, अलग अलग डिस्क में अलग अलग बैंड आपको दिखाई देते हैं, वैसे भी इसके अंदर भी आपको ऐसे गोल सर्कल जो है वो अलग अलग लेवल पर दिखाई देंगे। तो इस तरह की गैलेक्सीज जो होती हैं इन्हें हम स्पाइरल गैलेक्सीज बोलते हैं। ठीक है, दूसरी तरह की जो गैलेक्सीज रहती हैं वो है इलिप्टिकल गैलेक्सीज। ठीक है, इलिप्टिकल गैलेक्सीज जो हैं ऐसे आप कह सकते हो डंबल शेप की गैलेक्सीज जो हैं वो होती हैं, ऐसे लंबे में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसे गैलेक्सीज होंगी, ऐसे कुछ शेप होगा, सिलेंड्रिकल शेप की तरह, इलिप्टिकल शेप की तरह। एंड तीसरी अगर आप गैलेक्सीज देखोगे तो इर्रेगुलर गैलेक्सीज जो हैं वो आपको दिखाई देंगी। और इर्रेगुलर गैलेक्सीज जो हैं वो किसी भी शेप की हो सकती हैं, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप जो है वो आप देखोगे तो आपको नहीं मिलेगी। कुछ ही किसी भी तरह की शेप होगी, कोई परमानेंट शेप जो है, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई ट्रायंगल शेप की या दूसरी तीसरी ऐसी शेप की नहीं होती। ऐसी शेप है कि जिसको हम नहीं नाप सकते, इसलिए हम इसको कहते हैं इर्रेगुलर टाइप की गैलेक्सी। और हमारी जो अपनी गैलेक्सीज है, याद रखिएगा, हम जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर आप हमारा अर्थ और हमारा सन है, हमारी गैलेक्सी जो है वो है स्पाइरल गैलेक्सी। ठीक है, नाम क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमारी जो गैलेक्सी की शेप है वो स्पाइरल है। ओके, अब हम आते हैं अपनी गैलेक्सी के ऊपर। हमारी गैलेक्सी जो है उसे हम कहते हैं मिल्की वे। ठीक है, तो मिल्की वे गैलेक्सी जो है, हमारा नाम है, आकाश गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और अगर आप देखोगे तो ये हमारी आकाश गंगा है। ठीक है, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है,
यहाँ पर आप देख सकते हो, एंड शेप जो है वो आपको स्पाइरल दिखाई देगी। इसके बीच में सेंटर में जो है ये आपको एक बीन शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहाँ पर ये गैलेक्सी जो है हमारी स्पाइरल गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे, यहाँ पर ये सबसे थिक जो है वो आपको दिखाई देगी। और इसके बाद साइड वाइज अगर आप पाओगे तो यहाँ पर थिन होती जाएगी। और बीच में थिक क्यों है? क्योंकि हमारी गैलेक्सी के मोस्ट ऑफ द प्लैनेट और मोस्ट ऑफ द स्टार आपको इस गैलेक्सी के इधर सेंटर में ही दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, अर्थ का जो सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारे अर्थ 8 प्लैनेट्स और हमारा सन आता है, ये सेंटर में नहीं है। ठीक है, ये जो है बिल्कुल इस गैलेक्सी के आपको लास्ट में मिलेगा। ये जो है यहाँ पर आपको सन दिखाई देगा। ये हमारा सन जो यानी हमारी सोलर सिस्टम जो है, ये हमारी गैलेक्सी के सेंटर में नहीं है। ऑल दो मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज जो हैं, मोस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम जो है हमारी गैलेक्सी के, वो यहाँ पर आपको सेंटर में दिखाई देंगे। लेकिन हमारी जो सोलर सिस्टम है, हमारा अर्थ का जो सोलर सिस्टम है, वो इस गैलेक्सी के बिल्कुल लास्ट पॉइंट में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सामने का व्यू है, अगर आप देख सकते हैं, सॉरी, ये सामने का व्यू है और ये हमारा साइड व्यू है। यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हो, ये है सेंट्रल पोर्शन, और यहाँ पर सन जो है आपको वो इस जगह दिखाई देगा बिल्कुल लास्ट में। ओके, क्या फीचर्स हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के? तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्पाइरल शेप की है, डिस्क शेप की है शेप में अगर आप देखोगे। और थिक जो है सेंटर में, यानी सेंटर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी थिक है, और क्योंकि यहाँ पर स्टार्स जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो आपको यहीं पर स्टार और प्लैनेट्स जो हैं इसके दिखाई देते हैं। उसके बाद रोटेशन जो है इसकी क्या है? तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है, यानी उल्टी चलती, जैसे हमारी क्लॉक चलती है सीधी, तो उसके मुकाबले ये बिल्कुल उल्टी चलती है। तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ये स्पाइरल गैलेक्सी भी जो है ये रोटेट करती रहती है। और हमारा सन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन जो है वो सेंटर से जो है काफ़ी दूर है इस गैलेक्सी के। काफ़ी सारे स्टार इसके सेंटर में, तभी ये थिक है सेंटर में से। लेकिन हमारा जो सोलर सिस्टम का स्टार है, हमारा सोलर सिस्टम का जो सन है, वो सेंटर से काफ़ी दूर है। अब एक सवाल आता है कि इसका नाम आकाशगंगा क्यों पड़ता है? देखिए, रात को जब भी आप देखोगे तो इस गैलेक्सी को, अगर आप यूनिवर्स में जाकर, इस गैलेक्सी से बाहर जाकर अगर आप देखोगे, तो ऐसा आपको रात में लगेगा कि जैसे एक लाइट की नदी जो है, यानी लाइट का रिवर जो है, ऐसा आपको दिखेगा कि स्काई में जैसे बह रहा है। इसी की वजह से हम इसको आकाशगंगा कहते हैं। और ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स के एक कोने से ये रिवर ऐसे बह रहा है और दूसरे कोने में कहीं पे जा रहा है लाइट का रिवर, इसीलिए हम कहते हैं इसे आकाशगंगा। ओके, ये नाम इसका इसलिए पड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्स के ऊपर आते हैं। गैलेक्सीज जो हैं इसके अंदर जो हैं बिलियंस ऑफ स्टार हैं, वो आपको पता होता है। हमारा सन जो है वो भी स्टार है। और ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आता होता है कि अर्थ का क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, जो अर्थ से बिल्कुल क्लोज है? तो अर्थ का क्लोजेस्ट स्टार जो है वो आपका सन है। ठीक है, बाकी हम एमसीक्यूएस में ज़रूर डिस्कस कर देंगे। ये जो आपको फैक्ट्स छोटे छोटे दिखाई देने को मिलते हैं, या जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में दिखाई देने को मिलती हैं कि ट्विन प्लैनेट्स कौन से हैं, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, रोटेशन किसकी ज़्यादा है, ये सब हम एमसीक्यूएस में डिस्कस कर देंगे। सारे क्वेश्चन हम वहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम थ्योरी में यही पढ़ेंगे कि स्टार्स जो हैं ये बनते कैसे हैं। ठीक है, स्टार्स जो हैं इनका ओरिजिन जो है वो हम अभी इसके बीच में डिस्कस करेंगे। स्टार की बात करें तो स्टार्स जो है, स्टार्स जो हैं क्या हैं? स्टार्स जो है हेवनली बॉडी है, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया। और एक्सट्रीमली हॉट और लाइट जो है उससे बने होते हैं। और स्टार जो हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मेनली जो है हाइड्रोजन गैस इनके अंदर होती है। हाइड्रोजन गैस जो है उसकी न्यूक्लियर फ्यूजन होती है एंड देन बनती है हीलियम। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट होकर हीलियम बनता है, उस प्रोसेस में क्या होता है कि काफ़ी सारी हीट और लाइट जो है वो निकलती है। और इस हीट और लाइट की वजह से ही जो है रोशनी निकलती है, जिसकी वजह से हमें स्टार चमकता दिखाई देता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट होती है, हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनवाती है। और हीलियम जो है इस प्रोसेस में जो है हीट एंड लाइट काफ़ी सारी निकलती है, और उस हीट एंड लाइट की वजह से जो है वो स्टार्स आपको चमकते दिखाई देते हैं। अब स्टार्स के कलर की बात करें तो देखिए, स्टार्स जो हैं वो 3 कलर के होते हैं। एक तो आपको रेड कलर के स्टार्स दिखाई देंगे, सॉरी,
रेड कलर के स्टार्स दिखाई देंगे आपको। और देन आपको यूनिवर्स में जब आप देखोगे, हमारा तो यहाँ से सूरज ही दिखाई देता है, यूनिवर्स में अगर आप देखोगे तो आपको रेड कलर का स्टार दिखाई देगा, आपको वाइट कलर के स्टार दिखाई देंगे, एंड देन आपको आखिरी में ब्लू कलर के स्टार्स जो हैं वो भी दिखाई देंगे। ये अलग अलग कलर जो है इनका, वो किस वजह से होता है, इनके सरफेस टेम्परेचर की वजह से होता है। हमारा सन जो है वो इस वक्त रेड स्टार की कैटेगरी में आता है। एंड टेम्परेचर में क्या डिफरेंसेस रहते हैं, देखिए जो रेड कलर के रहते हैं उनका सबसे कम टेम्परेचर जो है वो माना जाता है, यानी वो सबसे लोअर टेम्परेचर वाले स्टार रहते हैं जिनका रेड कलर रहता है। वाइट कलर वाले जो होते हैं वो मॉडरेट टेम्परेचर वाले रहते हैं, यानी इनका जो है सॉरी, इनका टेम्परेचर जो है वो रेड वाले से ज़्यादा रहता है और ब्लू वाले से कम रहता है। और आखिर में फाइनली ब्लू वाले जो होते हैं वो हॉटेस्ट स्टार रहते हैं, यानी इनका टेम्परेचर जो है, इन तीनों स्टार्स में सबसे ज़्यादा सरफेस टेम्परेचर किसका रहता है, तो वो रहता है ब्लू का। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे। और एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपके पास पोल स्टार की एग्जाम्पल है, जिसे कि पोलैरिस के नाम से जानते हैं। देन आपके पास अल्फा सेंट्यूराई की जो है एग्जाम्पल है, ये भी एक स्टार है। देन आपके पास प्रोक्सिमा सेंट्यूराई की जो है, ये भी आपने पढ़ा होगा कि हमारी गैलेक्सी जो है, सॉरी, हमारी गैलेक्सी से पास वाला स्टार कौन सा है, तो वो आपको प्रोक्सिमा सेंटूरी दिखाई देगा। एमसीक्यूएस में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आपको स्टार्स की दिखाई देंगी। अब रोटेशन की बात करें, कुछ फैक्ट्स जो ज़रूर याद रखिएगा। देखिए जितने भी हमने स्टार जो हैं वो डिस्कस किए हैं, इसमें से पोल स्टार जो है इसको आप छोड़ दीजिए। पोल स्टार जो है इसकी रोटेशन जो है बिल्कुल उल्टी है। इसके अलावा जितने भी स्टार होते हैं उनकी रोटेशन जो है वो रहती है आपकी ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जो है वो रोटेट करते हैं, और हमारी अर्थ जो है बिल्कुल इसके अपोजिट रहती है। अर्थ की जो रोटेशन रहती है वो वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, यानी हमारी अर्थ जो है ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, लेकिन हमारा सन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। हमारे स्टार्स जितने भी हैं वो वेस्ट टू सॉरी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो पोल स्टार है इसकी रोटेशन जो है वो अर्थ की तरह होती है, यानी उल्टी है। बाकी सब स्टार्स की ईस्ट टू वेस्ट है, इसकी वेस्ट टू ईस्ट है। तो इनके मोशन की वजह से देखिए, अर्थ का मोशन जो है वो उल्टा है, एंड स्टार्स का मोशन जो है वो उल्टा है। इसकी वजह से क्या होता है कि रात को अगर आप देखोगे तो एक टाइम में आपको तारा जो है वो अगर आपको ईस्ट में दिखाई दे रहा है, तो थोड़ी देर बाद अगर आप 2-3 घंटे के बाद देखोगे तो वो स्टार जो है वो आपको सेम उस पोजीशन में नहीं दिखाई देगा, वहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ आपको आया हुआ दिखाई देगा। ये किसकी वजह से होता है कि हमारी अर्थ बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रही है, और हमारा सन जो रहता है या हमारे स्टार्स जो हैं वो उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें स्टार्स जो हैं वो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ डायरेक्शन चेंज करते आसमान में दिखाई देते हैं। ये उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्ट्स इसके लिए। और देन स्टेजेस की बात करें कि स्टार्स जो हैं वो बनते कैसे हैं, कौन कौन सी स्टेज में जाते हैं। आखिरकार एक टाइम ऐसा भी आता है जब स्टार ख़त्म हो जाते हैं, स्टार जो हैं वो नहीं बचते हैं। डस्ट का जैसा कि मैंने आपको बोला, एक डस्ट ही ये होती है जिसको ग्रेविटेशन फोल्ड हेल्ड करके रखती है, और एक टाइम में ये डस्ट जो है ये उड़ भी जाती है। अगर आप देखोगे कि सन जो है, सन अभी अपनी यंगर स्टेज में है, इंटरमीडिएट स्टेज में अब जा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा, जैसे थ्योरीज जो है बताती हैं कि सन भी एक टाइम ऐसा आएगा कि सन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन काफ़ी दशक लग जाते हैं, काफ़ी साल ज़्यादा लग जाते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। अभी स्टार को कुछ नहीं होने वाला, हमारे सन को। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, जब हमारे सोलर सिस्टम का सन जो है वो भी एग्जिस्ट करता आपको नहीं दिखाई देगा, और उसकी जगह शायद हो सकता है कि नेब्यूला वगैरह से कुछ नया स्टार जो है आपको देखने को मिल जाए। तो क्या क्या स्टेजेस हैं यहाँ पर याद रखिएगा। पहली स्टेज जो स्टार की लगती है वो लगती है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोस्टार। दूसरी स्टेज है वो है कि प्रोटोस्टार से स्टार का बनना। एंड देन स्टार की लाइफ में फिर दो फेजेस आते हैं, उनका मास कितना है, यानी उनका साइज़ कितना है, उसके डिपेंड पर रहता है कि वो रेड जाइंट फेस में जाएगा या वाइट डवार्फ फेस में जाएगा। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। देन चंद्रशेखर लिमिट जो है, ये एक ज़रूरी फैक्ट है जो कि आपको मैंने बताना है। एंड आखिर में जो है वो है सुपर नोवा बनेगा या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, ये भी उसके साइज पर डिपेंड रहता है। तो आइए एक एक करके जो है वो हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर पहले तो आप डायग्राम देख लीजिए।
देखिए ये डायग्राम जो है ये है कि देखिए सबसे पहले तो एक स्टीलर नर्सरी की तरह जो है वो आपको दिखाई देता है, जहाँ पर सारे स्टार्स जो हैं वो छोटे छोटे, हम कह सकते हैं ये नर्सरी होती है। जैसे हम कोई भी राइस अगर हमें बीजना है तो पहले हम नर्सरी में जो है राइस की छोटी छोटी खेती लगाते हैं, देन हम उसको उठाकर फिर बड़े खेतों में लगाते हैं और फिर उसके बाद वो बड़े होते हैं, हमारे हमें चावल वगैरह भी देते हैं। दूसरी तरह बाकी सारे फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं। इसी तरह सन भी जो है, छोटे सन अगर हम कहें जो जन्म लेते हैं हमारे यूनिवर्स में, वो एक नर्सरी के अंदर जो है वो पलते रहते हैं और उसके बाद उनकी ग्राउथ होती है। क्या होता है आगे ग्राउथ में उनकी? देखिए स्टेजेस की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो प्रोटोस्टार की फेस है। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है कि यूनिवर्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नर्सरी रहती है इनकी, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है स्टार जो है इस नर्सरी में वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं होते, यहाँ पर वो बिखरे हुए क्लाउड्स की फॉर्म में होते हैं। और एक स्टेज फिर ऐसी आती है जब ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है इस क्लाउड को जो है वो इकट्ठा करना स्टार्ट करती है, इसको खींचना स्टार्ट करती है क्लाउड्स को, और एक कॉम्पैक्ट मास जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, छोटा छोटा मास। इसको हम प्रोटोस्टार के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस प्रोटोस्टार में क्या होता है कि मैक्सिमम आपको हीलियम ही मैक्सिमम हाइड्रोजन दिखाई ही देती है। हीलियम जो है उसका काफ़ी कम तादाद होती है, और अभी हीलियम से हाइड्रोजन से हीलियम जो है उसकी कन्वर्जन भी इसमें नहीं दिखाई देती। इसकी वजह से क्या होता है, प्रोटोस्टार जो होते हैं वो हमारे लाइट इमिट जो है वो नहीं करते, ठीक है। प्रोटोस्टार्स अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटोस्टार क्या शाइन करते हैं, तो नहीं, प्रोटोस्टार्स शाइन नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर अभी सिर्फ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से हीलियम बनना जो है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हाइड्रोजन से हीलियम नहीं बनेगा तो हीट एंड लाइट इमिट नहीं होगी, और हीट और लाइट इमिट नहीं होगी तो उसको शाइन नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेज रहती है कि प्रोटोस्टार से स्टार का बनना। अब क्या होता है कि फर्दर ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है मॉलिक्यूल्स को, और कम्पैक्ट होता जाता है, और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे ये ग्रेविटेशन फोर्स इसको खींचती है अपनी तरफ पार्टिकल्स को, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं वो कोलाइड करते हैं और उनका हीलियम बनना स्टार्ट होता है, और इस प्रोसेस में काफ़ी लाइट और हीट निकलती है। और जब लाइट और हीट निकलती शुरू होती है तो उस स्टार को शाइनिंग जो है वो वहाँ पर मिल जाती है, वो स्टार चमकना शुरू कर देता है, और तब हम उसे कहते हैं कि ये स्टार बन गया है प्रोटोस्टार से। अर्थ की बात करें तो अर्थ इस वक्त प्रोटोस्टार से स्टार की स्टेज में आ चुकी है, क्योंकि अर्थ जो है वो आपको पता है लाइट इमिट कर रही है। उसके बाद काफ़ी सारे साल तक जो है, यानी मिलियंस बिलियंस ऑफ साल तक जो है ये स्टार जो है वो चमकता रहता है। इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो फ्यूज़ करके हीलियम बनाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चलती रहती है और इसको शाइनिंग मिलती रहती है। लेकिन एक टाइम के बाद फिर इसकी फाइनल स्टेज भी आती है, जब इसके अंदर का हाइड्रोजन कोर जो है वो ख़त्म हो जाता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनना जो है वो बंद हो जाती है, कोई हीट एंड लाइट नहीं निकलती, और हीट और लाइट नहीं निकलती तो सन जो है वो चमकना बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे फिर इनके अंदर एनर्जी ख़त्म होती है और ये ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल ही। डिपेंड करता है कि क्या स्टार जो है वो रेड जाइंट फेस में जाते हैं, लेकिन उसके बाद डिपेंड करता है क्या ये वाइट ड्वार्फ बनेंगे या न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे, ये डिपेंड रहता है इनके साइज़ के ऊपर। आइए देखते हैं पीछे पिक्चर में जाकर। देखिए सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि क्या स्टार का साइज़ रहेगा। रेड जाइंट फेस जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हर स्टार जाता है। रेड जाइंट फेस में कब जाता है, जैसे ही क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है कोर में ख़त्म हो जाता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनना बंद हो जाती है, तो कोर में हाइड्रोजन जो है वो नहीं रहती। उसकी वजह से क्या होता है कि कोर जो होता है सन का, वो कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, और इसका जो आउटर पोर्शन रहता है वहाँ पर अभी भी थोड़ी थोड़ी हाइड्रोजन रहती है, वहाँ पर फ्यूजन प्रोसेस चलती रहती है। कोर में बंद है और आउटर स्पेस में चलती रहती है, आउटर सरफेस में, जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और इम्बैलेंस को पूरा करने के लिए क्या होता है, सन को अपना आउटर स्पेस में साइज़ जो है उसको बढ़ाना पड़ता है। एक्सपेंशन, उसके आउटर स्पेस में एक्सपेंशन होती है और वो बड़ा होता जाता है, उसकी कलर जो है वो भी रेड होना शुरू हो जाता है, और वो जो नेक्स्ट फेज़ आता है उसकी लाइफ में, उसे रेड जाइंट फेस के नाम से जाना जाता है। अब रेड जाइंट के बाद जो है वो वाइट ड्वार्फ बनेगा या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या ब्लैक होल बनेगा, ये डिपेंड करता है उसके साइज पर। अगर स्टार का साइज जो है सन के 1.5 टाइम या उससे कम है, यानी सन जो हमारे अर्थ का सन है
उससे 1.5 गुना बड़ा है या 1.5 गुना से कम बड़ा है, तो वो क्या करेगा कि उसका कोर, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि कोर श्रिंक करना स्टार्ट करेगा, और आउटर स्पेस क्योंकि उसका एक्सपैंड हो रहा है, तो उसके जो एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके जो आउटर स्पेस में जो गैसेस और डस्ट क्लाउड थे, वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे यूनिवर्स में। उसके पीछे जो है एक छोटा सा बाल बच जाएगा, जो सेंट्रल कोर बचेगा छोटा सा, उसे हम वाइट डवार्फ कहेंगे, जो कि बिल्कुल शाइन नहीं करेगा और बिल्कुल भी किसी के काम का नहीं होगा, एंड इस तरह से उसकी सन की लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर सन का साइज़ जो है, इनिशियल सन बना था उसका साइज़ अर्थ के सन के मुकाबले 1.5 to 3 टाइम तक है, तो फिर जब वो रेड जाइंट फेज से आगे नेक्स्ट फेज में जाएगा, वहाँ पर ऐसे जो रहते हैं जिनका साइज़ 1.5 से ज़्यादा रहता है, ये एक्सप्लोड करते हैं। और एक्सप्लोड करने के बाद अगर उनका साइज़, जैसा कि मैंने बताया, 1.5 to 3 टाइम्स सन में है, तो वो फिर सुपरनोवा स्टेज में जाते हैं और वहाँ से उनका लास्ट में न्यूट्रॉन स्टार बनता है। और अगर जो है वो स्टार जो है इनिशियल फेज में 3 टाइम ऑफ, यानी हमारे सन से 3 गुना ज़्यादा बड़े रहते हैं, तो फिर जब उनका एक्सप्लोजन होता है, तो फिर सुपरनोवा से वो बनते हैं ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स जो है, इसके बारे में भी आपने सुना ही रहा होगा। ब्लैक होल्स क्या हैं ये भी हम देखेंगे। अब ब्लैक होल्स देखते हैं कि ब्लैक होल क्या है। देखिए, ब्लैक होल से पहले जो है चंद्रशेखर लिमिट जो है उसके बारे में नहीं बताया। देखिए, हमने बात की थी कि स्टार जो हैं वो, देखिए स्टार्स का हमने पीछे भी यहाँ पर पढ़ा था कि जो स्टार जो है वो 1.5 टाइम सन के साइज़ की तरह रहता है, वो वाइट डवार्फ बनाता है। इसमें हमने पढ़ा था कि 1.5 टाइम या उससे कम के साइज़ का रहेगा जो स्टार, वो जब उसकी फाइनल स्टेज आएगी तो वो वाइट डवार्फ में कन्वर्ट होगा। लेकिन चंद्रशेखर जो थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एग्जैक्ट लिमिट के बारे में बताया था कि क्या एग्जैक्ट लिमिट है। 1.5 तो ऐसे तुक्के पे बोल दिया गया था, लेकिन चंद्रशेखर जी ने जो है एग्जैक्ट लिमिट जो है उसकी वो दी थी। और इन्होंने जो है एग्जैक्ट लिमिट दी थी, उसके मुताबिक जो भी स्टार जो था अर्थ के साइज़ के 1.44 टाइम, यानी 1.44 टाइम जो है अर्थ के साइज़ के बड़ा था, उसको जो है वो, जब वो फाइनल स्टेज में जाकर वो वाइट डवार्फ बनाता था। ठीक है, तो चंद्रशेखर लिमिट पूछी भी जाती है कि चंद्रशेखर लिमिट की वैल्यू कितनी थी, तो याद रखिएगा 1.44 टाइम द मास ऑफ सन। ठीक है, और ये वाइट डवार्फ जो है प्लैनेट्स बनाते हैं, ठीक है, वाइट डवार्फ जो है वो बनाएगा, ये उसके लिए थी। बाकी जो इससे बड़े साइज़ के रहेंगे, 1.44 टाइम से ज़्यादा साइज़ के रहेंगे, वो फिर वाइट डवार्फ नहीं बनाएंगे। वो आपको, जैसा कि मैंने बताया, कि या तो वो ब्लैक होल्स बनाएंगे या तो वो हमारे दूसरी चीज़ बनाएंगे। ओके, सॉरी। ब्लैक होल की बात करते हैं। अब देखिए, ब्लैक होल जैसे कि हमने पढ़ा कि जो भी सन जो है वो अर्थ के 3 टाइम या उससे ज़्यादा बड़ा रहता है साइज़ में, तो इवेंचुअली उसका एक्सप्लोजन होता है, सुपरनोवा बनता है, एंड लास्ट में सुपरनोवा जब एक्सप्लोजन होता है, तो एक्सप्लोजन में क्या होता है कि आउटर स्पेस जो है वो तो बिखर जाता है दूसरी तीसरी जगह, लेकिन जो कोर रहता है इसका, कोर जो है वो कन्वर्ट होकर ब्लैक होल बनाता है। ठीक है, तो ब्लैक होल क्या है, ये रेमिनेंट्स हैं। ये एक कोर रेमिनेंट रहता है स्टार का, और इसके अंदर काफ़ी सारा मैटर जो है वो मौजूद होता है, और इसकी माना जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ब्लैक होल की, वो काफ़ी हाई रहती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी इतनी हाई रहती है कि इसके बीच में से अगर इसके अराउंड में कोई भी चीज़ अगर पहुंच जाए, तो वो फिर ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर रहेगी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी उसको अंदर, अपने अंदर खींच लेती है। इवन कहते हैं कि लाइट जो अगर इसके इर्द गिर्द भी पहुँच जाए, तो लाइट भी वहाँ नहीं रहती, लाइट भी इसके अंदर खींची चली जाती है। तो इतनी ग्रेविटेशन फोर्स इसकी मानी जाती है। और क्योंकि लाइट भी इसके अंदर से नहीं निकल सकती, तो इसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी दूर से अगर आप देखोगे अर्थ में, हम बाकी टेलीस्कोप से जैसे आपको सन्स दिखाई देते हैं, स्टार दिखाई देते हैं, दूसरे प्लैनेट दिखाई देते हैं, वहाँ टेलीस्कोप से आपको क्या होगा कि ब्लैक होल्स नहीं दिखाई देते, क्योंकि लाइट जो है इनको, जैसी लाइट इनके पास पहुँचती है, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ये दिखाई ही नहीं देते। इनको डिटेक्ट करने का एक ही तरीका है कि इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको मेयर करके, बाकी नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है, लेकिन इनकी अगर आप देखोगे काफ़ी हाई ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कहीं पे आपको यूनिवर्स में डिटेक्ट हो रही है, तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक होल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इतना ही था ब्लैक होल और यूनिवर्स के बारे में। इसके बाद हम सोलर सिस्टम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसके एमसीक्यू जो है इंपॉर्टेंट वो आपको आज शाम को या कल की वीडियो में जो है आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।